नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप जैन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस सेशन में। आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करें इसके पहले मैं आप सभी को नए फाइनेंशियल ईयर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपका ये आने वाला फाइनेंशियल ईयर बहुत बहुत अच्छा हो, आपके सारे सपने पूरे हों, जो कुछ आपने चाहा वो सारी चीजें हो, आपका एमडीआरटी अचीव हो, सीओटी टीओटी आप अचीव करें और दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें। तो मेरी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। मैं आज अपने टॉपिक के ऊपर बात करूं उसके पहले मैं आपसे थोड़ा सा एक कहानी के माध्यम से मैं आपके आपके सामने अपनी बातें रखूंगा दोस्तों। पर कहानी रखने के पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। आज एक ही सवाल आप लोगों से करूंगा, फिर आप लोगों को मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा बाद में। तो चैट के द्वारा आप मुझे बताइए कि जब मैं आपसे आज अपनी बातें करने वाला हूँ फाइनेंशियल ईयर को लेकर के, जो हमने अपना शब्द टाइटल रखा है कि नए साल का आगाज है ना। आगाज यानी एक शुरुआत करनी है, जो कि मेरा हमेशा ही गाना बजता है यहाँ पर कि आरंभ है प्रचंड। तो अभी आरंभ आ गया है, नए साल का आरंभ हो गया है, राइट। तो अभी आरंभ है प्रचंड के ऊपर से जब हम लोग बातें करेंगे तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा और आप लोग सच्चे दिल से उसका आपको आंसर देना है, मैं ऐसे उम्मीद करूंगा। आज जो मैं आपसे बातें करने वाला हूँ, जो भी 40-45 मिनट में आपसे साथ बातें करने वाला हूँ, तो मैं कौन सी बात करूँ आपसे? अच्छी बातें करूं या सच्ची बातें करूं? मेरी बात समझ लीजिए। मैं आपसे अच्छी बातें करूं या सच्ची बातें करूं, राइट। तो आपको मुझे आंसर में लिखना है। यदि आपको लगता है कि मैं अच्छी अच्छी बातें करूंगा तो ए लिख दीजिए, और आपको लगता है कि मैं सच्ची बातें करूं तो मुझे सिर्फ एस भी लिख दिए तो समझ में आएगा। तो मैं सच्ची बातें करूंगा, राइट। बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज किया कि सच्ची बातें, किसी ने भी अच्छी बात नहीं बोली। ये भी बहुत अच्छी बात है कि किसी ने अच्छी बात नहीं बोली। और जब सच्ची बातें हम लोग करने जाएंगे तो थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। जब हम लोग बातें करेंगे सच्चाई की ना, तो सच्चाई में कहीं ना कहीं रियलिटी जब आती है तो वो कभी कभी हमको कड़वी लगने लगती है। तो मैं चाहूंगा कि सच्ची बातें यदि हम लोग करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि हम अपने आप को जज कर पाएंगे कि हमने क्या किया है और हम क्या करना चाहिए हमको। तो मैंने जब न्यू ईयर आया था हमारा 2023 का, उस समय मैंने 2022 के एनालिसिस की बातें आप लोगों के साथ की थी। तो मैं चाहूंगा कि एक फाइनेंशियल ईयर के लिए भी हम लोग एनालिसिस की बातें करें, क्योंकि मेरा एक ट्रेनर होने के साथ और आपका दोस्त होने के नाते मेरा फर्ज बन जाता है कि मैं समय समय पे आपको जगाने की कोशिश करता रहूं, ताकि जागते रहेंगे तो काम अच्छा होता रहेगा, राइट। इसलिए मुझे सच्ची बातें बोलना ज्यादा बेहतर लगती है। तो मैं अब आपसे आज जो बातें करूंगा सच्ची ही बातें करूंगा। तो आप लोगों ने बहुत सारी रिप्लाई दिए, कुछ दोस्तों ने बोला सच्ची और अच्छी दोनों। तो जब सच्ची बात हो जाएंगी ना तो वो ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएंगी। यदि आप सच्ची बात मेरी समझ गए तो ऑटोमेटिक वो अच्छी हो जाएगी, या यदि आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिक अच्छी हो ही जाएंगी। तो अच्छा अच्छा बोलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जहाँ पे ज्यादा मिठाई होती है वहां पे चींटी बहुत जल्दी आती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी को नीम पत्ता खाने से शुगर हो गया, लेकिन हम ज्यादा मीठा खाते तो शुगर होता है ना। तो हमें समझना है, एक्चुअल रियलिटी के ऊपर हम लोग बातें करेंगे। तो आज उसके ऊपर ही मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूँ दोस्तों। अब जब सच्ची बात है तो मैं अपनी स्टोरी से अपनी बातें आपके सामने शुरू करूंगा। होता यह है, स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ अपनी बातें, कि एक बार एक इंसान जंगल में घूमने के लिए जाता है। वो घूमते घूमते वो जंगल में भटक जाता है। वो भटकते भटकते 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। उसको कोई भी साधन नहीं मिलता कि कोई किसी की झोपड़ी मिल जाए या किसी का कोई सहारा मिले कि वो जंगल से बाहर निकल पाए। अब इन 2-3 दिनों में उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, उसको पानी की बहुत प्यास लगती है। अब वो प्यास के लिए भटकते भटकते वो अंदर जब और जंगल में चला जाता है ना, तो उसको एक पानी का झरना दिखाई देता है। और जैसे पानी का झरना दिखाई दिया, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बहुत एक्साइटेड होता है। और जब वो झरने के पास जाता है तो उसको वहां पर एक बर्तन नुमा एक उसको एक पात्र मिलता है, एक पॉट मिलता है। वो पॉट लेता है। वो उसको देखता है कि वो पॉट बड़ा अच्छा दिख रहा है, इससे तो पानी भी पी भी लूंगा, और जब मैं जंगल में जाऊंगा अपना रास्ता खोजने के लिए तो इस पॉट पे पानी लेके भी जाऊंगा, और ये पॉट का पानी मुझे बाद में काम में आएगा जंगल से बाहर निकलने के लिए। ये सोच करके वो पॉट उठा लेता है। वो पॉट उठाने के बाद उससे पानी पीते पीना पानी भरता है। और जैसे पानी मुंह में लगाता है, एकदम पानी कड़वा, बहुत ही कड़वा, एक जहर के जैसे वो पानी उसको लगने लगा। वो घबरा जाता है। उसको लगता है कि पानी खराब है शायद, ये पानी पीने लायक नहीं है, ये पानी पीऊंगा तो शायद मेरी हालत खराब हो जाएंगी। वो पानी वहीं पे फेंक देता है। वो पॉट बहुत अच्छा था, काम का पॉट लगा उसको, तो वो पॉट को लेकर के आगे बढ़ जाता है और भटकता रहता है। उसको 2-4-5 घंटे बाद एक और झरना मिल जाता है, नसीब से। उस नसीब से भी वो झरना का पानी बहुत अच्छा दिखा उसको।
उसने बोला कि वो पानी खराब था, ये झरने का पानी अच्छा दिख रहा है। ये पानी फिर वो पॉट में लेता है और पॉट से पानी पीना शुरू कर देता है। जैसे पानी पीता है वो फिर से कड़वा कड़वा लगता है। उसको फिर लगता है कि जहरीला सा पानी है। उसको लगता है कि शायद इस जंगल में शायद पानी सही नहीं है, ये जंगल की शायद जमीन ही खराब है। इसलिए यहाँ पे जो भी पानी मुझे मिल रहा है, ये पानी में कहीं ना कहीं जहर लग रहा है। पानी इतना कड़वा है कि इसको पिया नहीं जा सकता। ये सोच के वो दूसरा पानी भी फेंक देता है और आगे बढ़ जाता है। बढ़ते बढ़ते नसीब से उसको दूसरे दिन एक और झरना मिल जाता है। अभी तीसरे झरने के पास पहुंचा वो। तीसरे झरने से फिर पानी लिया, पानी पिया, वो झरने का भी पानी खराब था। अब उसका जो विश्वास था, जो पहले उसको डाउट था कि इस जंगल का पानी खराब है, अब वो जो डाउट था वो पक्का हो गया कि इस जंगल का पानी खराब ही है। इस जंगल के पानी को पिया नहीं जा सकता, यानी यहाँ पे मुझे पानी नहीं मिलने वाला। और वो बहुत ही नाराज होता है, बहुत चिल्लाना शुरू करता है। और पलट के जैसे घूमता है तो उसको एक झोपड़ी दिखाई पड़ती है। उसको एक उम्मीद जागती है, झोपड़ी दिखी तो वो झोपड़ी के पास जाता है। एक साधु बाबा मिल जाते हैं। अब साधु बाबा को पास जाके वो बोलता है कि बाबा जी, मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पे भटक रहा हूँ, 3 4 दिनों से, और मुझे 3 अभी तक झरने मिले हैं। वो तीनों झरने के पानी बिल्कुल कड़वे जहरीले से हैं। ऐसा लगता है कि पीने के बाद शायद मेरी मौत हो जाएगी। राइट। तो मैं क्या करूं, मुझे इसको समझ में नहीं आ रहा। आप यहाँ पे रहते तो आप कौन सा पानी पीते हैं? तो बाबा जी बोलते हैं, मैं तो यही झरने का पानी पी रहा हूँ, और मैं तो बरसों से इसी यहाँ पे रह रहा हूँ। और मैंने पहले जो आपने जो 2 झरने का पानी पिया है, वो भी मैंने पिया हुआ है। इसका मतलब है कि झरने के पानी में प्रॉब्लम नहीं है, झरने का पानी अच्छा है। शायद से तुम्हारे पॉट में ये जो है, इस पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। वो बोला, ये पॉट में क्या प्रॉब्लम होगा, पॉट तो अच्छा था, मैंने इसको धोया भी था, साफ भी किया था। बोले नहीं, एक काम करो, ये पॉट को छोड़ो और अपने हाथों से पानी पी के देखो। वो सोचता है कि चलो अब ये भी करके देख लेते हैं। वो पॉट को फेंकता है और जाके जैसे पानी पीता, तो पानी बहुत ही ठंडा, बहुत ही मीठा। इससे अच्छा पानी उसने अपने जीवन में कभी नहीं पिया था। राइट। यानी बाद में समझ में आ जाता है कि पॉट की प्रॉब्लम थी, जो कि हमारे साथ होती है। हर साल फाइनेंशियल ईयर आता है, हर साल न्यू ईयर आता है, हर साल हमको शुभकामनाएं मिलती हैं, हम शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन हमारे साथ जो पॉट है, जो हमारे काम करने का तरीका है, हम वो नहीं बदलते। हम वो बिल्कुल नहीं बदलते, वो पॉट अपने साथ कंटिन्यू रखते हैं। और ये उम्मीद में कि यार इस झरने का पानी मीठा होगा, यानी इस साल का रिजल्ट ज्यादा अच्छा होगा, इस साल मैं एमडीआरटी करूंगा, इस साल मैं ज्यादा अच्छा काम करूंगा। इस उम्मीद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, झरने का पानी पीने के लिए जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास जो पॉट है ना, वो पॉट वही रहता है जिससे हमको पानी कड़वा लगता है। और इसकी वजह से हम उसका झरने का पानी पी नहीं पाते। यानी जो नया साल हमारे पास आया है, इस नए साल पे भी यदि मैं पुराने ही पैटर्न पे काम करता रहूंगा, जैसे अभी तक मैं काम करते आया था, उसी पैटर्न पे यदि मैं काम करते रहूंगा, तो ये साल भी पिछले साल की तरह ही साबित होने वाला है। उसके पहले जो हुआ उसके जैसे ही साबित होने वाला है, उसके पहले जो हुआ उसके जैसे ही साबित होने वाला है। यानी कि साल बदलेगा, कैलेंडर बदल जाएगा, लेकिन हमारे काम करने का कैरेक्टर नहीं बदलने वाला। और जब तक मेरा काम करने का कैरेक्टर नहीं बदलेगा, तब तक कैलेंडर बदले या ना बदले, हमारा कुछ नहीं बदलने वाला। दुनिया की किसी की भी शुभकामना हमारे काम में नहीं आने वाली। ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कोई शुभकामनाएं नहीं मिलती और वो उस साल बहुत अच्छा रिजल्ट लाते हैं। और ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी शुभकामनाओं से पूरा व्हाट्सएप का पूरा मैसेज भर जाता है, लेकिन उनका कुछ रिजल्ट नहीं आ पाता। तो वजह क्या हो गई फिर? तो काम करने की जो हमारी, मैंने आपसे बातें की कि हमारा काम करने का पैटर्न जब तक हम लोग नहीं बदलेंगे, हमारे सामने कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। यानी नो चेंजेस, नो चांसेस। आपने यदि अपनी लाइफ में कोई चेंज नहीं किया, तो आपको लाइफ में कोई चांस नहीं मिलेगा। हमारा रिजल्ट वैसे ही रहने वाला है जैसे पिछले साल का था या उसके साल के पहले था। आप पिछले 2 3 साल का अपने रिजल्ट को एनालिसिस करिए, चाहे कैलेंडर ईयर से करिए, चाहे फाइनेंशियल ईयर से करिए। यदि आप देखेंगे तो हमारा वो वाला रिजल्ट वही है। हम उसी पैटर्न में जाते हैं। और ऐसा नहीं कि हम हर साल ट्रेनिंग नहीं लेते। हर साल आप बड़ी बड़ी ट्रेनिंग लेते हैं। हर साल हम ट्रेनर को जज कर लेते हैं, यार ये ट्रेनर की रिजल्ट से, बातों से आउटपुट नहीं आया, हम इसको नहीं, इसकी जगह इस जगह इस ट्रेनर के पास जाएंगे, इस कम सस्ता है, इससे अच्छा महंगा ट्रेनर के पास जाएंगे। हम ट्रेनर बदल लेंगे, हम सारी चीजें बदल लेंगे, लेकिन हमने काम करने का तरीका तो बदला ही नहीं। हम तो जैसे थे वैसे ही रह गए। तो जब तक तरीका नहीं बदलेंगे, राइट, तब तक तकलीफ हमको आने वाली है दोस्तों। तो हमें सबसे पहले हमारा काम करने का तरीका बदलना होगा, यानी हमारा पॉट हमको चेंज करना होगा।
मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी जो मैं बोलना चाह रहा था। और ये थोड़ी सी कड़वी बात थी ना, क्योंकि होता ये है कि जब हम लोग अपने साल की शुरुआत करते हैं ना, फरवरी का महीना, अप्रैल का महीना हमारे लिए थोड़ा सा, इस साल तो शादियां कम है, नहीं तो एल आई सी एजेंट तो शादियों में ही व्यस्त हो जाता है। कि अप्रैल आया कि अप्रैल मई जून तो बिल्कुल शादियों में ही रहना है। कभी कभी तो मुझे ये लगने लगता है कि एल आई सी एजेंट एल आई सी के अलावा भी पंडित का काम करता है क्या। कितनी शादी अटेंड करता, तो चाहे शादी कराने का भी साइड मतलब पार्ट टाइम जॉब है क्या। इतनी शादी अटेंड करते हैं, लेकिन शादी से भी आउटपुट क्या मिलता है, शादी से कितना प्रोस्पेक्टिंग कर पाते हैं, वो सोचने वाली बात है। यदि मैं कहीं पे जा रहा हूँ और मैं अपने बिजनेस को लेकर के यदि प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पाया, यदि मैं अपने बिजनेस के माइंडसेट के साथ यहाँ पे काम नहीं कर पाया, तो मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी आगे नहीं कर पा रहा हूँ। राइट, तो शादी अटेंड करने का फिर आपको लॉस ही होने वाला है। इससे बेहतर है कि आप अपने घर में बैठ करके अपने काम को एनालिसिस करें, और उसके बेसिस पे आप कुछ डिसीजन लें और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जिस दिन आप करोड़पति हो जाएंगे, जिनकी शादी में आप नहीं भी गए हैं, वो अपने बच्चों की शादी में वैसे भी आपको इनवाइट करने वाले हैं। और यदि आपके पास पैसा नहीं रहेगा और आप उनकी शादी में जाके अच्छा दहेज देंगे, तो वैसे भी आपको अपने बच्चों की शादी में बुलाने वाले नहीं है। तो ये जिंदगी की रियलिटी है। हो सकता है कि आप लोग मुझसे बहुत बड़े होंगे एज में, और मैं आपके सामने बातें बोल रहा, पर हकीकत है, जिंदगी की रियलिटी है कि पैसे की ही पहुंच है और पैसे की ही पूछ है। राइट, तो हमें हमारे बिजनेस को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमें किस तरीके से काम करें। दोस्तों, अभी ये समय जो आ गया है ना, अप्रैल का महीना, अप्रैल के महीने में आपको अब प्रोस्पेक्टिंग की तरफ भागना होगा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हालांकि ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक बोलने की एक वजह है। इस टॉपिक को बोलने की वजह ये है कि मुझे ना मार्च के महीने में बहुत लोगों से मेरी बात हुई है, काफी लोगों से बात हुई। जब मैंने 2 सेशन जब ब्रेक दिया था, ये सोच के कि भाई आपका ईयर क्लोजिंग है, तो आप लोगों को मैं ट्रेनिंग में अपना टाइम में ज्यादा खराब ना करा करके, मैं चाह रहा था कि आप लोग फील्ड में काम करें, क्योंकि ट्रेनिंग में 2 1 घंटा बैठेंगे, फिर शायद आपके माइंड में कुछ नई बातें आएंगी। इससे बेहतर आपने अभी तक जो सीखा होगा मेरे द्वारा, मेरी बातें यदि आपको कुछ ठीक लगी हो, या जो भी ट्रेनर से आपने सीखा होगा, जो भी आपका साल भर का अनुभव होगा, आप उसके बेसिस पे आप मार्च क्लोजिंग में आप अपना 100% लगाएं। इसलिए मैंने अपनी ट्रेनिंग रोकी थी 2 हफ्तों के लिए। राइट, अभी वापिस से हमारी ट्रेनिंग शुरू हो गई है और ये रेगुलर बेसिस पे चालू रहने वाली है। राइट, तो अभी जो मार्च में मैंने ये देखा कि जब बहुत सारे लोगों के मुझे फोन आए कि सर सेशन नहीं हो रहा है, तो मैंने उनसे बोला कि सेशन इसलिए नहीं रखा कि भाई आप लोग अभी मार्केट में जाइए, आप काम कीजिए। अभी आपका क्लोजिंग का समय, आपका बिजनेस का समय, तो बिजनेस के समय कहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं आप। अपने एग्जाम के 10 मिनट पहले पढ़ाई करेंगे, ये तो ठीक नहीं है ना। तो बेहतर है कि आप जाकर के मार्केट में काम करें। तो लोग वो मुझे बोल रहे, और मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ, इसलिए मैंने टॉपिक आज चूज करा था। वो मुझे बोले कि सर अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है हम किससे जाके मिले। और मुझे ये बोल लगा कि यार तुमको अभी मार्च एंडिंग में आके समझ में नहीं आ रहा कि मैं किससे जाके मिलूं, तो फिर तुमने साल भर करा क्या था, क्या तुमने मेहनत की थी, क्या तुमने अपने आप को प्रिपेयर किया था कि तुमको लास्ट मोमेंट में आके ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं किससे जाके मिलूं सर। तो ये बड़ी दुविधा लगी मुझे कि यार एक एल आई सी एजेंट, हालांकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा चलता है प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग, लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा सोचना है कि यदि मैं 2 या 3 साल यदि एल आई सी में काम करा, इंश्योरेंस डोमेन में रहा, तो मेरे पास एक प्रोस्पेक्टिंग का ना एक ऑटो फ्लो होना चाहिए। जबकि मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि भाई 1 2 साल का तो प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट खत्म हो जाती है ना, क्योंकि शुरू के 1 महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल तक तो जब नए नए एजेंट बनते हैं तो बहुत जोश से साथ काम करते हैं, जिसको भी पहचानते हैं सारे हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं। लेकिन 1 साल के बाद तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट खत्म होती है। लेकिन मुझे लगता है यदि मैंने सही तरीके से काम किया, तो मुझे ये है कि 2 से 3 साल के बाद आपके पास प्रोस्पेक्ट एक ऑटो फ्लो होना चाहिए, कि आपके सामने से आपको प्रोस्पेक्ट मिलते रहना चाहिए, सामने से प्रोस्पेक्ट आते रहना चाहिए। अब एक एग्जांपल समझने की कोशिश करें कि समझ लीजिए आपके एरिया में एक नया डॉक्टर आया, नए डॉक्टर ने अपनी क्लिनिक ओपन किया। शुरू शुरू में उसको पेशेंट लाने में मेहनत लगी, लेकिन जैसे वो डॉक्टर की क्लिनिक थोड़ी सी चली, साल भर हुआ, 1 साल के बाद देखेंगे ना, तो वो डॉक्टर को मार्केटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती, किसी को बोलना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक पेशेंट आना शुरू हो जाते। दैट उसके लिए पेशेंट उसका प्रोस्पेक्ट है ना, है ना। तो ऐसा ही हमारे लिए भी एक प्रोस्पेक्ट होना चाहिए। यदि मैंने सही तरीके से हमारी एजेंसी को एक प्रोफेशनली तरीके से काम किया, प्रोफेशनल तरीके से मैंने पूरे अपने प्रोस्पेक्ट के साथ काम किया है, क्लाइंट के साथ काम किया, तो एक समय के बाद ऐसा होना चाहिए कि 2 3 साल के बाद मेरी कुछ ऐसे एक्टिविटी होनी चाहिए कि मेरे एक्टिविटी के बेसिस पे मुझे प्रोस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाए, ऑटोमेटिक प्रोस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाए। और प्रोस्पेक्ट मुझे किस टाइप के चाहिए, ये मेरे हाथ में डिसीजन हो। राइट, तो आज मैं आपसे उसी संबंध में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा।
मैं चाहूंगा कि आप लोग उस तरीके से सोचने की कोशिश करें जैसा मैं चाहता हूँ। तो प्रोस्पेक्ट हमारे पास आना बहुत जरूरी है। बहुत बार दोस्तों हमारे साथ ये होता है कि हम लोग हर किसी को अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में डाल देते हैं। हर किसी को, मतलब कोई भी इंसान मिला हम उसको फटाक से प्रोस्पेक्ट लिस्ट में डाल देते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि आपका प्रोस्पेक्ट नहीं है, आपका प्रोस्पेक्ट है। हमको इंश्योरेंस बेचना है, जो बंदा भी इंश्योरेंस खरीद खरीद सकता है, वो हर एक बंदा मेरा प्रोस्पेक्ट है, ये मुझे पता है, ये मेरा बिजनेस का नेचर है। लेकिन मुझे ये बताइए कि एक ही इंसान हर एक काम कर सकता है क्या? हर एक सेगमेंट में जा सकता है क्या? यदि मैं हर एक सेगमेंट में जा जाके काम करूंगा तो मेरे पास में प्रोस्पेक्ट की कमी एक समय के बाद आ ही जाएंगे। सपोज कीजिए एक एग्जांपल की मैं बात करूं कि यदि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं इंश्योरेंस बेचने की कोशिश करूं, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ही पकड़ा और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के थ्रू ही मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरफ मैं आगे बढ़ना शुरू करूंगा, तो मेरा एक स्पेशलाइजेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ होगा। यदि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पकड़ के छोड़ करके मैं किसी कंस्ट्रक्शन वाले किसी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ लूं सडनली, तो मेरा एकदम से ट्रैक चेंज होता है। यदि मैं एक अपना कैटेगराइज करूं, मेरे नेचर को देखते हुए, मेरे एजुकेशन को देखते हुए, मेरे आसपास के क्या बोलते हैं कि सिनेरियो को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए कि मुझे किस कैटेगरी में लोग मिल सकते हैं और किस कैटेगरी के लोगों को मैं ज्यादा अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। जरूरी नहीं कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ डील कर पाए। आपका हो सकता है कि आपके अंदर मेडिकल की अच्छी क्वालिटी हो, क्या मेडिकल के लोगों के साथ आप ज्यादा अच्छा डील कर पाए। हो सकता है कि आपके अंदर व्यापारिक वर्ग से जुड़ने की कैपेसिटी हो। तो आप उसके लिए आप बेहतर है कि आप उसका एक एनालिसिस करने के लिए आप अपने सारे कस्टमर को देखिए कि आपके कस्टमर किस किस सेगमेंट के हैं। थोड़ी सी होमवर्क करना पड़ेगा आपको, राइट। आपको होमवर्क करके देखना कि मैंने किस किस सेगमेंट में ज्यादा मेरे कस्टमर हैं जहां से मैंने अपने पॉलिसी सेल की है। सपोज मैंने व्यापारी लोगों को ज्यादा सेल की है, या मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ज्यादा सेल किया है, या मैंने प्राइवेट एम्प्लॉय को ज्यादा सेल किया है, या मैंने किसी प्रोफेशनल की तरफ में ज्यादा गया हूँ। यदि आप इस तरीके से अपने डेटा को एनालिसिस करेंगे और आपको पता चलता है कि मेरा हाईएस्ट परसेंटेज मेरा बिजनेस सेगमेंट में आया, तो आप बिजनेस सेगमेंट में जाकर के थोड़ा और डीप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बिजनेस सेगमेंट में भी मैंने पर्टिकुलर इस सेगमेंट में ज्यादा मैंने सेल किया है, बाकी के सेगमेंट में मैंने कम सेल किया है। और यदि आपको पता चल जाए कि ये सेगमेंट में मैंने ज्यादा काम किया है, तो आप उस सेगमेंट में बढ़ने की कोशिश करिए। तो मेरा ये बोलना है आपको, एक मेरी एडवाइस ये रहेगी जो नए फाइनेंशियल ईयर के लिए है, कि आप यदि अपने प्रोस्पेक्ट को कैटेगराइज कर पाए, आप अपने प्रोस्पेक्ट को कैटेगराइज करके आप उसके थ्रू ही आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि आपको ज्यादा बेहतर वे में आपको रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी रहेंगी। यदि मैं कभी एक पर्सन के पास जा रहा हूँ, जम करके मैं दूसरे पर्सन के पास जा रहा हूँ, जम करके मैं तीसरे पर्सन के पास जा रहा हूँ, क्योंकि मैं हर किसी को इंश्योरेंस बेच सकता हूँ, तो इस कंडीशन में ये होगा कि मैं 100% अपना जो टैलेंट है ना उसको डाइवर्सिफाई मुझे करना पड़ जा रहा है। कभी मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ, कभी उस तरीके से बात कर रहा हूँ। यदि आप ये सोचिए कि एक ही तरीके के सेगमेंट में यदि आप काम करते रहे तो एक दिन आप उस सेगमेंट के एक्सपर्ट हो जाएंगे। उस सेगमेंट के साथ जब आप अपने बिजनेस को अपने इंश्योरेंस के बिजनेस को जोड़ के बात करेंगे ना, तो आपके रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपको बेहतर रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। आप एक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ रिसेशन को लेके बात कर सकते हैं। उसके साथ जब बात करेंगे तो आपका एक बात करने का एक अलग तरीका रहेगा, एक अलग पाथ में जाके आप बात करेंगे। आप रिसेशन की बात यदि किसी व्यापारी वर्ग से करेंगे तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो मंदी को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि व्यापारी ये बोलेगा कि मेरा तो, जब किसी भी व्यापारी से आप बात करो, वो तो एक ही चीज बोलता है कि यार धंधा मंदा है। किसी भी व्यापारी के पास जाएंगे, आप किसी से व्यापारी से बात करेंगे, वो एक ही वर्ड बोलेगा, यार धंधा बड़ा मंदा चल रहा है। तो उसका मंदा तो हमेशा 12 महीने होता है, लेकिन 12 महीने मंदा नहीं रहता, धंधा उसका बराबर चल रहा होता है। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रिसेशन तो डेफिनेटली आता ही आता है। और जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रिसेशन आता है तो उस समय की जो कंडीशंस होती हैं, उस समय के जो एग्जांपल्स होते हैं, यदि आप उस तरीके से बात करेंगे तो एक दूसरे इंजीनियर को कन्विंस करने में ज्यादा आसानी होती है, राइट। तो यदि मैं जो आपको एडवाइस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी आके गई कि 5 लाख से ऊपर के प्रीमियम को टैक्सेबल जो होना था, यदि हमारे पास सही प्रोस्पेक्ट रहा होता और मैं पर्टिकुलर सेगमेंट में यदि मैं एक्सपर्टाइज होकर के काम किया होता शायद, तो मुझे वहां से बड़े बड़े प्रोस्पेक्ट मिले होते, HNI मिले होते, जहां से मैंने बड़ी बड़ी पॉलिसी निकाली होती। लेकिन चूंकि मैं यहाँ पे वहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई हो गया, मैं खुद मैंने अलग 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 सेगमेंट में जाकर के मैं काम करने लगा। मैं ये नहीं बोलता कि आप उस सेगमेंट में काम मत करिए, मैं ये नहीं बोलता कि आपके सामने से यदि कोई मिलता है आप उसके इंश्योरेंस मत बेचिए, या आप अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट पे ऐड मत कीजिए। लेकिन मुझे किस प्रोस्पेक्ट की तरफ बढ़ना है ये मुझे समझना है।
जब मैं एक एचएनआई से बात करूंगा तो मुझे एक एचएनआई का ही प्रोस्पेक्ट मिलने वाला है। जब मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात करूं तो मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ही प्रोस्पेक्ट मिलने वाला है। तो मैं इस सेगमेंट में ज्यादा बढ़ने की कोशिश करूं जहां पे मेरी एक्सपर्टाइज है। मैं उस सेगमेंट में क्यों जाऊं जहां पर मेरी एक्सपर्टाइज है ही नहीं, या मुझे बदल बदल के काम करना पड़ेगा। राइट। तो हमको हर बार जो नए नए कंसेप्ट की भी जरूरत पड़ती है ना दोस्तों, वो इसलिए पड़ती है क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा सेगमेंट को चेंज करते हैं। आप एक सेगमेंट में दो चार आपके कंसेप्ट बना के रखेंगे और उसके ऊपर आपकी मास्टरी आ जाएंगी ना, आप बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। राइट। तो मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप सेगमेंट की तरफ जाएं, और सेगमेंट यदि आप बनाना शुरू करते हैं तो उसके हिसाब से आप प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू करें। अप्रैल का महीना, मई का महीना बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं आता, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन अप्रैल और मई का महीना आपके पास जो है ना, वो आने वाले दिसंबर का महीने के लिए आपका प्रिपरेशन होने वाला है। आने वाले मार्च के लिए आपका प्रिपरेशन होने वाला है। जरूरी नहीं कि आज मैं किसी पर्सन से मिलूंगा और उससे मिलकर के मैं बात करूंगा तो मेरा इंश्योरेंस सेल होगा। इंश्योरेंस सेल होने की एक लंबी प्रोसेस होती है। लेकिन यदि मुझे दिसंबर में अपने एमडीआरटी टारगेट करना है, सीओटी टीओटी टारगेट करना है, तो मुझे आज उसके लिए काम करना पड़ेगा। राइट। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे मेरे दोस्त लोग मेरी बात को कितना एग्री कर रहे हैं, लेकिन मैं सेगमेंट कैसे बनाया लोग सर, सेगमेंट बनाने के लिए मैंने आपको बोला ना कि आपको समझना है कि मेरा सेगमेंट किस में मैं एक्सपर्टाइज हूँ और किस सेगमेंट में जाकर के मैं ज्यादा बेहतर काम कर सकता हूँ। राइट। तो सेगमेंट आपको बनाना पड़ेगा। मैंने एक मेरा पेड सेशन जब हुआ था पार्ट टू एमडीआरटी का, तो वहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया था। मेरे एग्जांपल को आप लोग पॉजिटिव लेकर के सोचेंगे ना, निगेटिव में बात नहीं करना चाह रहा, पॉजिटिव वे में बात करना चाह रहा हूँ। यदि आपके माइंड में यदि एमडीआरटी है, आपके माइंड में यदि आपका एमडीआरटी है कि मुझे दिसंबर में एमडीआरटी करना है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पूरा 9 महीना होता है। पूरा 9 महीना। और 9 महीने में एक बेबी का बर्थ होता है। एक बच्चे का जन्म जो होता है वो 9 महीने में होता है। आप अपने दिमाग में कंसीव कर लीजिए कि आपको एमडीआरटी करना है। आप अपने दिमाग में बच्चा ला लीजिए कि मुझे 9 महीने में एमडीआरटी करना है। ये एमडीआरटी का बच्चा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अभी आप सोचेंगे कि नहीं, मैं तो अक्टूबर में या दीपावली के बाद जाकर के एमडीआरटी करूंगा, तो 3 महीने में जो बच्चा होगा वो आधा अधूरा होगा, कैसा होगा आपको भी पता है। तो अपने माइंड को कंसीव कर लीजिए। इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में बोलता था। और मैं ये बोलता था कि इसकी औरत ही प्रेग्नेंट नहीं होती, आदमी भी प्रेग्नेंट होता है। हमको पता नहीं कि हमारी प्रेगनेंसी किस तरीके की होती है, हमें तो एक ही तरीके की प्रेगनेंसी समझ में आती है। आदमी भी कंसीव करता है, लेकिन हमको पता नहीं कि हम किस तरीके से कंसीव करेंगे। तो ये पूरा 9 महीना है, अप्रैल से लेकर के दिसंबर, पूरा 9 महीना आप गिन लीजिए, पूरा काउंट कर लीजिए। और आज इसी वक्त अपने आप को कंसीव कर लीजिए कि मुझे एमडीआरटी मेरे माइंड में आ चुका है, मेरे बच्चा आ चुका है, इसकी डिलीवरी मुझे 9 महीने बाद करनी है। वो डिलीवरी 9 महीने बाद करनी है, उसके लिए पहले महीने से बच्चे की कैसे केयर करनी पड़ती है, एक प्रेग्नेंट लेडी के किस तरीके से हमको केयर करनी पड़ती है। राइट। किसी वाइफ प्रेग्नेंट हुई होंगी, किसी की बहन प्रेग्नेंट हुई होंगी, है ना। हमको पता है कि किस तरीके से, मैं बहुत पॉजिटिव वे में बात कर रहा हूँ, आप इसको अदरवाइज कोई भी ना ले, है ना। तो किस तरीके से एक प्रेग्नेंट लेडी की हमको केयर करनी पड़ती है, उसी तरीके से ये 9 महीने की मुझे केयर करनी पड़ेगी कि मैं अपने माइंड से, जो मेरे माइंड में जो एमडीआरटी का बच्चा आ गया है, इस बच्चे को मैं 9 महीने बाद कैसे डिलीवर करूं। अब ये बच्चे का सीजर होना चाहिए या फिर नेचुरल वे में इसका बर्थ होना चाहिए, ये हमारे दिमाग में है। सीजर बोले तो आखिरी मूवमेंट में भागा दौड़ी करने वाला काम, है ना। और नेचुरल जो डिलीवरी होती है ना, वो प्राकृतिक जो होती है। अब वो करना है तो उसके लिए मुझे अभी से सारी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। जैसे प्रेग्नेंट लेडी खाती है वैसा हमको खाना पड़ेगा, जैसे उसको एक्सरसाइज करना वैसा करना पड़ेगा, जैसे रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर का चेकअप होता है वो चेकअप भी आपको करवाना पड़ेगा। हर एक चीज करती रहनी पड़ेगी। सोनोग्राफी करना, सोनोग्राफी बोले तो आपका अपना खुद का एनालिसिस, मैंने अभी क्या काम किया, कितना काम किया, कहाँ तक मैं पहुंचा, कहाँ तक मैं नहीं पहुंचा, हर एक चीज का एनालिसिस करना पड़ेगा। आप ये माइंड में डाल लीजिए कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं, और यदि नहीं हुए तो आपको होना ही पड़ेगा। यदि आपको सक्सेस चाहिए तो ये सक्सेस हमारे दिमाग में आनी चाहिए, ये कंसीव करना पड़ेगा आपको, यदि 9 महीने बाद आपको रिजल्ट चाहिए तो। और नहीं तो जैसा रिजल्ट अभी तक मिलते आ रहा था वही रिजल्ट मिलता रहेगा। दिस इज द गोल्डन टाइम फॉर एमडीआरटी। आपको कंसीव करना पड़ेगा। मेरी बात से यदि आप एग्री हैं तो मुझे बताइए, एग्री है या नो।
इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सेगमेंट में जाइए। अभी मैं इसको एक स्टैंड लेवल पे यदि मैं बात करूं, तो भाई जब मैं एमडीआरटी को लेकर के मैं बात कर रहा हूं, मैं कंसीव होने की बात कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं स्पेसिफिक कैटेगराइज में जाऊं, सेगमेंट में जाऊं, जहां से मुझे बड़े रिजल्ट मिल सके, है ना। तो मेरे एमडीआरटी के लिए जो पापा बनना चाहिए वो पर्टिकुलर एक सेगमेंट में होना चाहिए। अलग 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 सेगमेंट में जम करूंगा तो फिर वो एमडीआरटी का सही रिजल्ट मुझे उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा शायद, जो मैं चाह रहा था, जो मैं जैसा देखना चाह रहा था। राइट। तो मेरी बात से आप लोग मैक्सिमम लोग यहाँ पर एग्री हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने माइंड में भी कंसीव कर लीजिए कि हमको एमडीआरटी करना है। और एमडीआरटी करना है तो आप ये अपनी वर्किंग के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। आज तो मैं आप लोगों से जस्ट डिस्कस करने आया हूँ। आज आपके माइंड में ये विवो लिख रहे हैं कि मेरे को भी प्रेग्नेंट होना। आपको प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट नहीं, आप उसको कंसीव वर्ड लीजिए। प्रेग्नेंट वर्ड बोलेंगे तो थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो जाता है। आप माइंड में कंसीव कर लीजिए कि आपको एमडीआरटी करना है, मेरे को दिसंबर में मेरा एमडीआरटी का मेरा बेबी है, या सीओटी है तो सीओटी का बेबी है, टीओटी तो टीओटी का बेबी। अब उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा वो हमको समझना होगा। वो चीज यदि मैं समझ पाऊंगा, उस तरीके से मैं काम कर पाऊंगा, तो उस तरीके से मुझे रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी रहेंगे। यदि मैं नहीं कर पाऊंगा, आप लोग के चैट भी हंसाने वाले होते हैं थोड़ा सा। तो यदि यदि मैं बात भूल गई मेरी। तो आप यदि उस तरीके से रिजल्ट लाने हैं ना दोस्तों, तो हमको उस तरीके से काम करना पड़ेगा, है ना। और काम करने के लिए सबसे पहले बेसिक चीज है मेरी प्रोस्पेक्टिंग। और प्रोस्पेक्टिंग पे मैंने आपसे बोला सेगमेंट वाइज जाइए। आपको सेगमेंट आपको जज करना है कि मैं किस सेगमेंट में रहूंगा। राइट। मुझे गायनोकोलॉजिस्ट बना दिए। मैं गायनोकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हर दोस्त जो भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यदि हमने 2-3 साल यदि हमने इंश्योरेंस डोमेन में दिया है, हमने फुल टाइम काम किया है, तो मेरा ये बोलना है कि 101% आपका एमडीआरटी होना ही चाहिए एवरी ईयर का। हम लोग कई बार ना मल्टीपल माइंडसेट की वजह से डाइवर्ट होते हैं। अभी मैं थोड़ी सी बात को अपनी थोड़ा और एक अलग टॉपिक से थोड़ा जोड़ना चाहूंगा। राइट। हम लोग क्या हो जाते हैं कि मल्टीपल माइंडसेट के साथ डाइवर्ट होने लगते हैं। मल्टीपल माइंडसेट का मतलब ये हो जाता है, अभी मुझे गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं इसलिए मैं उसके हिसाब से बात करता हूँ थोड़ी सी। राइट। तो मल्टीपल माइंडसेट में क्या होता है कि कोई ये बोलता है कि आपका बेबी गोरा होना चाहिए तो नारियल पानी पियो। कोई ये बोलता है कि आपका बेबी हेल्दी होना चाहिए तो आप ये खाओ ये मत खाओ। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको, हाँ आप अदरवाइज मत ले, लेकिन जिनको बच्चा नहीं भी हुआ रहता है ना, वो सजेशन देते हैं कि बच्चा कैसे करना रहता है ना। बहुत सारी लेडीज रहती हैं भाई जिनको बच्चा खुद का नहीं हुआ, वो दूसरों को आके सजेशन देते हैं ऐसा ऐसा करना चाहिए। यानी जिनका खुद का एमडीआरटी नहीं होता ना, वो आके आपको सजेशन देते हैं ऐसा काम करो वैसा काम करो ये करो वो करो। तो दुनिया भर के आपको सजेशन आपको मिलना शुरू होते हैं, जो खुद एमडीआरटी नहीं कर रहे, जो खुद कभी प्लान कॉम्बिनेशन के ऊपर काम नहीं करते, वो प्लान कॉम्बिनेशन के आपको कॉम्बिनेशन बना बना के देते हैं, इसमें ये मिलाओ इसमें ये मिलाओ ऐसा करो। तो प्लान के जिसको बहुत ज्यादा समझ नहीं होती वो भी आपको कॉम्बिनेशन देता है। और होता यह है कि हम लोग उन कॉम्बिनेशन के पीछे, उनके आइडियाज के पीछे आ जाते हैं और हमको लगता है कि शायद रिजल्ट आएगा, और हम उसको शुरू हो जाते हैं। राइट। ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा, उन्होंने बोले आप डेली को इतने लोगों को मैसेज भेजोगे, इतने आपको रिप्लाई मिलेंगे, इतने आपकी सेल हो जाएंगे। क्या रियलिटी में होता है क्या? आप डेली 100 लोगों को मैसेज भेजते हो, 100 में से कितने लोग के रिजल्ट आते हैं आपको? कितने लोग आपको सामने से फोन करके बोलते हैं कि सर ये मुझे चाहिए? कोई नहीं बोलता, बहुत कम, रेयर। और जो बोलते हैं वो जस्ट जानकारी लेने के लिए, पॉलिसी नहीं लेते हैं वो। यदि आपने 1000 लोगों को भी मैसेज भेजा, उसमें से एक भी पॉलिसी आपकी बड़ी मुश्किल से सेल हो रही, तो क्या रेशो? उससे बेहतर कि कोई दूसरा तरीका मैं अपनाता जहां से मुझे पॉसिबिलिटी ज्यादा होती रिजल्ट आने के लिए। राइट। तो मैं वहां पे जाऊंगा तो मुझे ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं ये चाहूंगा कि जब हमने कंसीव किया है कि हमको एमडीआरटी करना है, तो अब एमडीआरटी करने के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आपको किसी ऐसे एक्सपर्ट की बात माननी है, समझनी है, वो कंटिन्यू उसके साथ रहना है, जिसके ऊपर आपको फेथ हो। जिसके ऊपर फेथ ना हो ना, उसकी एडवाइस भी मत लीजिए, उसको दूर से नमस्कार करिए। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन समझने की कोशिश करिए, क्योंकि मल्टीपल माइंडसेट ना बहुत खतरनाक हो जाता है। इंसान डिसीजन ले लेगा ना, तो या तो वो जिएगा या तो मरेगा। जो इंसान ना डिसीजन नहीं ले पाता ना, वो जीवन के मरने और जीने के बीच में सड़ता रहता है। तो डिसीजन लो, डिसीजन लेके आगे बढ़ो लाइफ में।
अरे हार गए तो क्या होगा, कम से कम एक एक बात का तो गर्व होगा कि मैंने डिसीजन तो लिया। जिंदगी में कितने लोग हैं जो डिसीजन नहीं ले पाते, बहुत लोग ऐसे मैंने देखे हैं तो डिसाइड ही नहीं कर पाते। तो हमने इतना भी नहीं सोचना कि हमारी वो गाड़ी निकल जाए, इसलिए डिसीजन लेना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। और डिसीजन ये है कि आप किसी एक को पकड़ो और आगे बढ़ो, और जब आगे बढ़ना शुरू होगा तो आप उसको ही फॉलो करते हुए चलो। जरूरी नहीं है कि आपको सबसे अच्छा धनुर्विद बनने के लिए आपको द्रोणाचार्य चाहिए। द्रोणाचार्य की मूर्ति भी बना करके एकलव्य ने सबसे अच्छा धनुर्विद बन गया था। तो जरूरत नहीं है किसी की, आपको आपको जरूरत सिर्फ एक इंसान की है, वो आपको खुद है आप। यदि आप खुद अपने ऊपर विश्वास कर लेंगे कि मैं कर लूंगा, तो आपको किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़ने वाली, किसी भी ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़ने वाली। हालांकि मैं खुद ट्रेनिंग करता हूँ, मैं खुद आप लोगों को ट्रेनिंग, फ्री ट्रेनिंग भी देता हूँ, पेड ट्रेनिंग देता हूँ। बट मेरी ट्रेनिंग अलग रहती है, जहां पर मैं आपको किसी भी चीज के ऊपर आपके ऊपर जबरदस्ती कंपलसरी नहीं करता ऐसा करो। मैं हमेशा आपको एडवाइस देता हूँ कि मेरी जो बात बेस्ट लगती है उसको पिक करो, उसको लेके जाओ। आपको गार्डन में हजारों फूल लगे रहेंगे, हर फूल आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। जो अच्छा लगता है आप उसको उठाइए, उसको लेके जाइए। सभी फूलों को लेके जाएंगे तो आपका काम नहीं बन पाएगा। तो मेरी जो बात आपको अच्छी लगती है आप उसको पिक करिए, जो बात अच्छी नहीं लगती आप उसको भी छोड़िए। लेकिन मल्टीपल माइंडसेट के साथ काम करेंगे तो जो रिजल्ट अभी तक आया है वही रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अब ये वाले ट्रेनर को जज कर लिया, अभी वो वाले ट्रेनर को जज करूंगा, वो वाले ट्रेनर को जज करूंगा। आपके जजमेंट से ट्रेनर पैसा वाला बनते जाएगा, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। और आप उसको जज करके आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है? तो बेहतर है कि आप अपने आप को जज करो, अपने ऊपर काम करो, अपने डेटा के ऊपर एनालिसिस करो, अपनी अभी तक की पूरी वर्किंग को आप एनालिसिस करो कि मैंने किस सेगमेंट में ज्यादा काम किया है, किस सेगमेंट से मुझे रिजल्ट अच्छे मिले हैं, मैं किस जगह पे और आगे बढ़ सकता हूँ, इसके बढ़ने के लिए मुझे क्या क्या पॉसिबिलिटीज लगेंगी, कौन कौन से मुझे आइडियाज लगेंगे, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। आप उसके ऊपर सोचिए, ज्यादा से ज्यादा सोचिए। और जितना ज्यादा सोचोगे आपको उसके रास्ते मिलते जाएंगे। याद रखना कि इस दुनिया में सब उत्तरों की कमी नहीं, हर चीज का आंसर है। सवाल सही होगा तो आंसर भी सही मिलेगा, सवाल ही गलत होगा तो आंसर ही गलत मिलेगा। तो सही सवाल करना सही आंसर पाने के लिए, आंसर ऑलरेडी है, अब बस आपको सही सवाल करना है। आपको वो प्रोस्पेक्ट आपका ऑलरेडी है जिसको आप इंश्योरेंस बेचने वाले हैं, बस वहां तक पहुंचने के लिए सही सवाल आपको करना पड़ेगा कि मैं कैसे पहुंचूं। वो तो है वहां पर, यानी उसका आंसर तो है। सवाल सही होना चाहिए कि मैं कैसे पहुंचूं। मुझे यहाँ से सपोज करो मुंबई जाना है, तो मुंबई तो एक्चुअल है, सवाल ये है कि मुझे कैसे जाना है, मुझे किस रास्ते से जाना है। बाई एयर जाना है, मुझे बाई रोड जाना, बाई ट्रेन जाना, कैसे जाना ये मुझे डिसाइड करना है ना। मुंबई तो मेरे पास नहीं आएगा उठ के। तो आंसर ऑलरेडी है दुनिया में, खोजना हमको पड़ेगा हम कहाँ पे क्या करेंगे। और जो मैं आप लोगों के साथ जो मैं कोर्स करने वाला हूँ उसकी थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं, मेरा ऐसा बहुत फोर्स नहीं है, मैं उसकी एक जानकारी दूंगा। जो मैंने टॉपिक रखा है ना, जो मेरा सेकेंड और थर्ड टॉपिक है, आप अपने कस्टमर से कैसे कनेक्ट होंगे और आप अपने प्रोस्पेक्ट से कैसे कनेक्ट होंगे। और जब प्रोस्पेक्ट से कनेक्ट होंगे तो उससे आपको और नए प्रोस्पेक्ट कैसे मिलेंगे, कस्टमर से कनेक्ट होंगे तो और नए प्रोस्पेक्ट कैसे मिलेंगे, वहां से कैसे बिजनेस ग्रो करना, मैं उन्हीं टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। जरूरी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं फ्री सेशन में हर एक चीज बात करूँ। कुछ चीजें ऐसी रहती है, कुछ हमारे भी लॉजिक ऐसे रहते हैं जो पेड सेशन के होते हैं। और पेड सेशन की भी मैं बात क्या कर रहा हूँ, कितना नॉमिनल अमाउंट के साथ मैंने आप लोगों को कोर्स के बारे में जानकारी दी थी, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट के साथ। उसके ऊपर यदि आप आना चाहते हो तो आप आओ, मैं आपका स्वागत करूंगा। मुझे कुछ दोस्तों का सजेशन आया था मार्च एंड में कि सर आपने जो डेट का हमको वैलिडेशन दिया था मार्च एंडिंग की वजह से शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इसको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी भागा दौड़ी में लगे, उनको आपके कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करा था कि सर हो सके तो आप ये 6,000 रुपये का अमाउंट इसको लास्ट तक रख दीजिए, आप अमाउंट को मत बढ़ाइए, क्योंकि जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे हो सकता है थोड़ा रुक के करें। तो वो पैसे का रिस्ट्रिक्शन की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो यदि आप में से कोई भी अभी अभी ज्वाइन करना चाहता है दोस्तों, हमारा बिजनेस एज का प्रोग्राम पूरा 1 साल का प्रोग्राम रहेगा। पूरे 9 महीने की आपकी प्रेगनेंसी रहेंगे तो गायनेकोलॉजिस्ट आपके साथ ही रहेगा। तो टेंशन मत लो, आपका सोनोग्राफी से लेकर के हर एक चीज मैं ही करूंगा, है ना। और खाना नहीं खाओगे बराबर टाइम पे तो डांट भी मैं ही लगाऊंगा। तो टेंशन मत लो, एक बार फेथ करके आप मेरे साथ जुड़ो। साल भर के लिए कितनी नॉमिनल फीस मैंने रखी है, मात्र 6,000 रुपये 1 साल के, 500 रुपये महीने की फीस है दोस्तों।
24 सेशन करेंगे तो एक एक सेशन का पड़ता है हमारा 250 रुपये। 250 रुपये में मैं आपके साथ बहुत डिटेल में आपके साथ काम करने वाला हूँ, जिसमें मेरी पर्सनल काउंसलिंग वगैरह बहुत कुछ चीजें रहने वाली हैं। इसमें मैं आपको एक एप्लीकेशन देने वाला हूँ, और उस एप्लीकेशन के माध्यम से जो कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा समझाऊंगा, वो कस्टमर को कैसे आप समझाओगे वो उस एप्लीकेशन के माध्यम से रहेगा। वो एप्लीकेशन आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा, वो सिर्फ कोर्स के पार्टिसिपेंट को ही मिलेगा, कोर्स के ड्यूरेशन के लिए मिलेगा, पूरा 1 ईयर के लिए। जैसे जैसे मेरे कंसेप्ट आते जाएंगे वैसे वैसे वो कंसेप्ट आपको एप्लीकेशन में मिलते चले जाएंगे। डेली बेसिस पे आपकी रिपोर्टिंग रखी है, क्योंकि आप क्या काम कर रहे हो। क्योंकि होता ये है कि हम लोग ट्रेनिंग तो ले लेते हैं, ट्रेनिंग को लेने के बाद उस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट नहीं करते ना, प्रॉब्लम तो ये हो जाता है। और जब ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट नहीं करते तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो रखा हुआ मेंटरिंग का पूरा पार्ट रखा हुआ है, कि आप जब डेली बेसिस पे काम करेंगे आपके एक रिपोर्टिंग रहेंगे, उस रिपोर्टिंग का एनालिसिस आप खुद करोगे, और बहुत अलग तरीके से रिपोर्टिंग रहेंगी, जिससे आपको सारी चीजें पता चलेंगी कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ पे मैं बेहतर कर रहा हूँ। उस तरीके की जब रिपोर्टिंग करोगे आपका, और मैं ये याद रखिए, मेरी कोई मंशा नहीं है कि 1 साल के बाद आप मेरे साथ वापस से ट्रेनिंग में जुड़ना, बिल्कुल नहीं। लेकिन 1 साल में मैं आप लोगों की वर्किंग को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा सोचना है कि एक एलआईसी एजेंट यदि अपनी वर्किंग को सुधार ले तो बहुत बहुत कुछ कर सकता है। और अभी तो हम लोग बहुत अच्छे समय में आ गए हैं इंश्योरेंस के, जहाँ पे इंश्योरेंस अपने पीक पर है। बस ये है कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम इसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, इसलिए हम लोग मार खा रहे हैं थोड़ा सा, इसलिए हमारा बिजनेस पीछे हो रहा है। और यदि ये चीज हम समझ जाएंगे और सही समय में सही स्टेप ले लोगे और सही समय में सही डिसीजन ले लोगे दोस्तों, तो मैं आपसे दावे से बोल रहा हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन आ जाएगा और बहुत कुछ आप चेंजेस करोगे। यहाँ पर अक्षर अग्रवाल सर बैठे हैं, इनका एनआरआई में 1 करोड़ 82 लाख रुपए का समी छोटे इन्होंने सेल किया अभी मार्च के महीने में। 7 लाख रुपए का प्रीमियम आया उनका। वो दिसंबर में हमारा कुछ अकाउंट की वजह से प्रॉब्लम आया था, इसके से पोस्टपोन हुआ था, नहीं तो एमडीआरटी उनका अचीव हो गया था। थोड़े से अमाउंट से एमडीआरटी मिस हुआ था। और कोर्स की फीस किस तरीके से, कितनी फीस है, मात्र 6,000 रुपये साल भर की है। रिजल्ट किस तरीके से आपको मिल सकते हैं। और मैं ये नहीं बोलता कि मैं कभी क्रेडिट नहीं लेता कि सपोज अक्षय सर ने किया तो इसका क्रेडिट मैं लूंगा, नहीं। ये अक्षय सर की मेहनत थी, उनको जहां मेरी हेल्प लगी मैंने उनको हेल्प करा, डेट्स इट। कोशिश उन्होंने की, मेहनत उन्होंने की, मैंने तो सिर्फ उनको हेल्प करने की कोशिश करी जहां उनको लगी। हर जगह मैं आपको हाथ पकड़ के नहीं चलाऊंगा, कुछ जगह मैं आपको रखूंगा, आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ पीछे खड़ा हूँ। जहां आपको मेरी जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं आपके लिए रहूंगा। पेड सेशन सर 14 तारीख से स्टार्ट होने वाला, 14 नवंबर यानी नेक्स्ट फ्राइडे को। नेक्स्ट फ्राइडे से हमारा पेड सेशन शुरू हो जाएगा। तो उसकी भी मुझे आप लोगों को एक जानकारी ये देनी है कि जो मेरा ये फ्री सेशन जो मैं कर रहा हूँ ये चालू रहेगा। अब फ्री सेशन में मैं बीन्सो सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में ट्रेनिंग लेने वाला हूँ नेक्स्ट सेशन से। तो अभी हमारा जो सेशन है वो फ्राइडे को ना हो करके बुधवार के दिन रहेगा, वेडनेसडे को, राइट। तो अभी हमारा नेक्स्ट वेडनेसडे को सेशन रहेगा, जहाँ पे अभी मैं आप लोगों को बीन स्टोर के माध्यम से कैसे काम करना है। नेक्स्ट सेशन जो हमारा आएगा फ्राइडे वेडनेसडे को, 2 मिनट के लिए दोस्तों चैट रोक देंगे तो मैं जरूरी एक जानकारी दे रहा हूँ। नेक्स्ट वेडनेसडे से हमारा जो सेशन रहने वाला है, इस सेशन में मैं आपको बीन्स और सॉफ्टवेयर के माध्यम से कैसे हम प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट बनाएंगे, कैसे इस प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट के साथ हम लोग फैक्ट फाइंडिंग करेंगे, फैक्ट फाइंडिंग के साथ हम उसका फॉलोअप करेंगे। तो ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद जो हमारे बीन्स और सॉफ्टवेयर के प्रेजेंटेशन पार्ट है, राइट, तो प्रेजेंटेशन पार्ट में कौन से पार्ट में कैसा रहेगा, प्रेजेंटेशन में क्या क्या फीचर्स है, तो वो डिटेल में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो वो वाला पार्ट हमारा वहां पर आने वाला है, जो लैपटॉप का भी रहेगा, मोबाइल एप्लीकेशन का भी रहेगा। इसके बाद में आपको सर्विस के पार्ट में हम लोग कैसे काम करेंगे। आप एलआईसी के अलावा भी आप यदि किसी को अदर मतलब अदर पॉलिसी को भी यदि आप सर्विसिंग दे रहे हैं तो वो डेटा कैसे मैनेज होगा, इंश्योरेंस चार्ट की रिपोर्ट कैसे बनेगी, उसकी ड्यू रिपोर्ट वगैरह कैसे रहेंगी, उसको एक्सेल में कैसे लेना है, वो सारी चीजें मेरी वहां पर रहने वाली हैं, राइट। और जो जो पार्ट मेरा है जो आपको बताना है समझाना है सेशन के हिसाब से, तो वो सारे सेशन के पार्ट में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन एक बात मैं जो आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, एक बात जो दोस्तों मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ वो ये है, प्रोस्पेक्ट लिस्ट आप कितनी भी बड़ी बना लो, मेरी बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपको कितनी भी बड़ी बना लो, यदि आपने सही तरीके से प्रोस्पेक्ट के ऊपर काम नहीं किया तो वो आपके लिए जीरो है।
वो प्रोस्पेक्ट एंट्री भी जीरो है, प्रोस्पेक्ट कलेक्शन भी जीरो है, और प्रोस्पेक्ट के ऊपर की गई अप्रोच भी जीरो है। मैक्सिमम एलआईसी एजेंट के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाते हैं और उनको धड़ाधड़ रोज सुबह शाम मैसेज भेज देते हैं, उनको फोन करके इंश्योरेंस सेल करने की कोशिश करते हैं, और उसकी वजह से हमारे पास वहां पे कन्वर्जन रेशो बहुत कम हो जाता है। तो प्रोस्पेक्ट यदि आपके पास है तो वो प्रोस्पेक्ट से कैसे आउटपुट निकालना, ये वाली चीज बहुत अहम रखती है, जो कि मैं सेशन में आप लोगों के साथ जब डिस्कस करूंगा उसमें मैं आपको बताने की समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि हाउ टू कनेक्ट विद प्रोस्पेक्ट, कैसे कनेक्ट होना है प्रोस्पेक्ट के साथ, ये हमको समझना पड़ेगा। और जब वो आप समझ पाएंगे उस तरीके से जब आप काम करेंगे तो आपको प्रोस्पेक्ट से रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। मैं ये नहीं बोलता कि हर प्रोस्पेक्ट से आपको बिजनेस आएगा, लेकिन हाँ आपका रेशियो 100% बढ़ जाएगा। आपकी मार्केट में आपका एक जो एक इमेज होती है, जो चीजें होती हैं, वो सारी चीजें आपकी बदल जाएंगी। कमलेश पटेल साहब बोल रहे हैं कि उनके एमडीआरटी के लिए मात्र 1.5 लाख रुपए का ही प्रीमियम बचा हुआ है, कमीशन बचा हुआ है। बधाई हो सर। कमलेश सर ने लास्ट ईयर भी एमडीआरटी किया, हमारे पार्ट टाइम एमडीआरटी के रेगुलर मेंबर रहे। उसके बाद उन्होंने हमारा सेकंड कोर्स भी ज्वाइन किया था। अभी मेरा ये बिजनेस एज है, इसको भी कमलेश सर ने ज्वाइन किया हुआ है। राइट। तो रिजल्ट मिल रहे हैं, रिजल्ट मिलेंगे, 100% आपको मिलेंगे। बस आपको जुड़ना है और उसके तरीके से काम करने की कोशिश करना है। प्रोस्पेक्ट लिस्ट बड़ी बनाने से कुछ नहीं होगा, सही तरीके से काम करेंगे तो रिजल्ट आपके हाथ में आएगा। मेहर चंद सर, जीवन उमंग में आप जो पूछा है ना कितना क्या मिलेगा, मैं जीवन उमंग के एक एक पॉइंट, एक एक सिंगल पॉइंट को लेकर के मैं डिस्कस करूंगा। मेरा एक पहला ही जो हमारे कंसेप्ट शुरू होने वाले प्लान के कंसेप्ट के शुरुआत में ही पहला सेशन मैंने आप, अभी आप देखिए यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, पहली नंबर की रो में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है जीवन उमंग एनालिसिस। ये जीवन उमंग एनालिसिस जो यहाँ पे लिखा है ना, इस जीवन उमंग एनालिसिस में एक एक पॉइंट को मैं कवर करने वाला हूँ। और जब जीवन उमंग का एनालिसिस करूंगा मैं, तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। एक एक पॉइंट वहां पे प्रीमियम का पार्ट से लेकर के मैच्योरिटी के पार्ट तक हर एक चीज को मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, है ना। तो जब उसका डिटेल में जब आपको डिस्कशन होगा तो आपको जीवन उमंग के ऊपर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आएगा। और इसके बाद मैं आपको एक अलग तरीके का प्रेजेंटेशन दूंगा, क्योंकि जीवन उमंग को अब इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे पार्टी के सामने तो ज्यादा बेहतर वे में रिजल्ट मिल सकते हैं। एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन, इवन इंसो बी इंसोर का प्रेजेंटेशन को लीजिए, जीवन उमंग का, और ये वाला प्रेजेंटेशन आप लीजिए बिजनेस एनालिसिस होने के बाद का। और जब पार्टी को आप समझाएंगे तो आपका समझाने का तौर तरीका टोटल बदल चुका रहेगा, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस पूरा चेंज हो चुका रहेगा। आपके लिए यही जो एक कंसेप्ट रहेगा ना जीवन उमंग का एनालिसिस वाला पार्ट, ये आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है यदि जीवन उमंग के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो। राइट। और हर बंदे ने जीवन उमंग के ऊपर काम करना चाहिए। पहले पर करने के पहले पूरा समझ लीजिए, कॉन्फिडेंस लीजिए, और जब कॉन्फिडेंस आएगा ना, उसके बाद आप जब इसको प्रेजेंट करने जाएंगे जीवन उमंग को, तो उसका एक अलग आपका मजा रहेगा, एक उसका एक अलग फ्लेवर आएगा, उसके रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटीज आपको बढ़ जाएंगे। इसके बाद तो मैंने जो मेरे जितने भी प्रेजेंटेशन है जहाँ पे मैंने जीवन उमंग किया है, पर शुरुआत मैंने जीवन उमंग से करी है। प्लान कॉम्बिनेशन को लेकर के बोलिए, प्लान प्रेजेंटेशन को लेकर बोलिए, पहली शुरुआत मैंने जीवन उमंग से करी। क्योंकि इसके बाद जब भी मैं जीवन उमंग की बात करूंगा, आपके माइंड में कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ये कैसे आया वो कैसे आया। आपके फिंगरप्रिंट में आपके पास कैलकुलेशन होगा, पार्टी कहीं से कुछ भी पूछेगी तो आप उसको बता पाएंगे, समझा पाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस आपके हाथ में आएगा ना। अब ये चीजें मैं फ्री में क्यों इसलिए नहीं करता, क्योंकि फ्री की चीज की वैल्यू क्या मिलती है आपको ही पता है। फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती। और फिर भी मैं इतने नॉमिनल कॉस्ट में करने का पर्पस इतना है कि ये चीज यदि आप लोगों को तक पहुंच जाएंगी तो आप उसका यूज करना शुरू करोगे। और इतने नॉमिनल कॉस्ट में करने का पर्पस ये है कि आप उसके ऊपर एक्सपर्टाइज लाओ। ऑलरेडी मेरे यहाँ पे मैक्सिमम मेरे कस्टमर हैं जिन्होंने मुझे पे किया है मेरे 20 सॉफ्टवेयर के लिए कहीं ना कहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके साथ यदि जुड़ोगे तो आपको इसका रिजल्ट आपको अलग तरीके से मिलेगा और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस अलग तरीके से आएगा। मैं सीए को क्रॉस करता हूँ जीवन उमंग को लेकर के, मैंने सीए को पॉलिसी बेची है जीवन उमंग को लेकर के। तो जीवन उमंग बेचने का तरीका हमको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं कि मैं हर एक चीज 20 सॉफ्टवेयर के अंदर डाल के दूं, क्योंकि मैं डाल के दूंगा तो मेरे पास सभी कैटेगरी के लोग हैं जिनको नहीं समझता कैलकुलेशन, वो मेरा सिर में दर्द कर देते हैं। राइट। तो यदि ये कोर्स में यदि आप आओगे तो मैं पूरी चीजें एक एक चीज डिटेल में बताने वाला हूँ। डिटेल में एनालिसिस हम लोग करेंगे, बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। राइट।
तो जीवन उमंग के साथ बहुत कुछ करेंगे। जीवन उमंग सिर्फ प्लान को एनालिसिस नहीं करेंगे, उसके बाद का टॉपिक यदि आप देखोगे सेकंड नंबर की रो में यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल एनालिसिस विद उमंग। अब फाइनेंस का एनालिसिस कैसे उमंग के साथ होगा वो भी पार्ट है। तो जो मैं जगमिंदर सर ने पूछा था कि 5 लाख से ऊपर के बंदे को हम कैसे बताएंगे जीवन उमंग, तो 5 लाख के बंदे से ऊपर के कैसे बताएंगे वो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको कि फाइनेंशियली कैसे हम एनालिसिस करेंगे जीवन उमंग को फाइनेंस के साथ। पहले सेशन में तो हम जीवन उमंग को एनालिसिस करेंगे, फिर पैसों के साथ यानी मार्केट में जो भी इंस्ट्रूमेंट रहेंगे उसके साथ जीवन उमंग कैसे कंपेयर होगा, किस तरीके से मैं जीवन उमंग को उसके सामने पुट करूंगा कि मेरा बेस्ट प्रोडक्ट है, और उसको कैसे मैं प्रूव करूंगा, ये मेरा वहां पे पार्ट आएगा। फिर आपको 5 लाख से ऊपर का प्रीमियम सेल करने में शायद मुझे नहीं लगता कि तकलीफ आने वाली है, राइट। पहले तो जीवन उमंग अच्छे से समझ गए, फिर उसका फाइनेंस के साथ मैटर समझ गए, हो गया आपका काम। फिर क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद हमारा चाइल्ड एजुकेशन है, सोशल मीडिया, रिटायरमेंट कंसेप्ट है, एनआरआई बिजनेस है, कैशबैक कंसेप्ट है, बहुत सारे कंसेप्ट रहेंगे। बहुत सारे टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। मैं ये नहीं बोलता कि हर टॉपिक पे आपको मास्टरी करनी जरूरी ना, आपको जो बेस्ट लगता है ना उसके ऊपर मास्टरी करने का, और उसके बाद ही काम करना शुरू कर दीजिए। रिजल्ट आपके हाथ में ऑटोमेटिक आएंगे ही आएंगे, इतनी मुझे गारंटी है। और मैं किसी को बहुत ज्यादा ऐसा फोर्स नहीं है मेरा कि आप इस कोर्स को करें, लेकिन हाँ ये जरूर मेरा रिकमेंडेशन है, यदि आप इसको करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत कुछ मिलने वाला है जो अभी तक शायद आपको नहीं मिला होगा, है? क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को ये लगता है कि संदीप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, प्लान एनालिसिस करता हूँ, कैलकुलेशन में मजा आता है, इसलिए बहुत डिटेल में जाता हूँ। बहुत डिटेल में जाता हूँ तो बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं, बहुत सारी चीजों का नॉलेज मिलता है, वही चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, राइट। मेयर सर चंद सर, आपको यदि डाउटफुल है तो आपके डाउट के एक एक चीजें क्लियर हो जाएंगे, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। कोर्स की फीस यहाँ पर रहने वाली दोस्तों 6,000 रुपये, क्योंकि पहले मैंने रेट अलग रखा लेकिन लोगों का रिकमेंडेशन आया, और उसके बाद कुछ लोगों ने और रजिस्ट्रेशन भी कराया था, तो इसलिए सभी को मैंने अभी 6,000 रुपये ही रखा है। लेकिन ये आपको कोर्स यदि ज्वाइन करना है तो आप 1,000 रुपीज आपको अभी पे करके रिमेनिंग 5,000 रुपये आपको 10 तारीख तक पे करना है, या तो पूरा अमाउंट आप पे कर सकते हैं, 6,000 रुपये तो पे करना है। 10 तारीख तक जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन आ जाएंगे हमको उनको ही रखना है, बिकॉज हमारा जो बिजनेस एज एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में हमको हमारे सब लोगों के रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं, क्योंकि एप्लीकेशन सेल नहीं होगा तो सर्वर से रजिस्ट्रेशन होगा, उसके हिसाब से उन लोगों को एप्लीकेशन मिलेगा, राइट। तो इसके लिए आपको 10 तारीख तक यदि आपको पेमेंट हो जाएगा, पूरा पेमेंट हो जाएगा, वही लोग हमारे साथ आगे बढ़ेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने नहीं किया रजिस्टर तो आप इसको रजिस्टर जरूर करें। एंड मैं यकीन से बोलता हूँ कि आपको इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है, और मुझे उम्मीद है कि यदि मैं फ्री के सेशन में यदि आप लोगों के साथ यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों, और फ्री के सेशन में भी मैंने आपसे मैक्सिमम जो बातें की हैं वो पूरी बातें मेरी हुई हैं कंसेप्ट को लेकर के। मैंने आपको यहाँ पे कोई ऐसी बातें नहीं बोली कि सक्सेस पाने के 5 तरीके हैं, ये तरीके वो तरीके, तो मैंने आपको सक्सेस की बात की है। आज मैंने बात करने की कोशिश की है कि आप अपने माइंड में कंसीव कर लीजिए कि आपको एमडीआरटी करना है, और ये 9 महीने के बाद आपको एमडीआरटी का बेबी का बर्थ देना है, और चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। पेमेंट यदि दोस्तों यदि आपको किसी को करना है तो मेरा जो 9595 वाला नंबर है मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, कुछ दोस्तों ने पूछा है किससे करना है पेमेंट। तो यहाँ पर जो 95953166 वाला नंबर लिखा है दोस्तों, इस नंबर पे ही आपको गूगल पे फोन पे है, इस पे ही आपको पेमेंट करना है, ये मेरा नंबर है, राइट। और इसमें पेमेंट आने के बाद आपको अपनी जो स्लिप रहेंगी वो व्हाट्सएप के द्वारा मुझे सेंड कर देंगे, ताकि मैं अपने ऑफिस में उसको सेंड करूंगा, तो आपका नाम वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो ये कोर्सेज जो भी दोस्त करना चाहे, इसका ब्राउचर यदि आपको किसी को चाहिए रहेगा तो मैं ये अभी जो मेरा पोस्टर है इसको मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे सेट कर दूंगा, किसी को देखना तो आप वहां से देख लीजिए, आप वहां से समझ लीजिए, राइट। और इसको ज्वाइन करना तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, ये मेरा रिकमेंडेशन है आपको, फोर्स नहीं है किसी भी रूप में, क्योंकि मैं किसी भी कोर्स के लिए आपको फोर्स नहीं करता। यदि आपकी इच्छा हो तो आपको करना है, यदि नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। टाइमिंग 8:30 बजे से ही रहेगा, रात को 8:30 से लेकर 10 बजे का रहेगा, राइट। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, यदि मैं अपनी बातों का थोड़ा सा समराइज करूं तो समराइज ये है कि हमको नए फाइनेंशियल में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, तभी हमको कुछ चांसेस मिलेंगे, कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। आप अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाना शुरू करिए, सॉफ्टवेयर के माध्यम से कैसी लिस्ट बनेगी मैं नेक्स्ट, अभी ये जो वेडनेसडे आएगा हमारा, तो वेडनेसडे की जो डेट रहने वाली है
ये 12 तारीख को आएगा। 12 तारीख को मेरा सेशन रहेगा फ्री वाला सेशन, और 14 तारीख से मेरा पेड सेशन चालू हो जाएगा, राइट। तो 12 तारीख को हम लोग करेंगे, और हर बुधवार के दिन हम लोग सेशन करेंगे, जहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप लोगों को पूरा ट्रेनिंग दूंगा फ्री के सेशन में, कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो आप उसको करिए, लेकिन तब तक बुधवार तक यदि हो सके तो आप अपना सेगमेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। सेगमेंट को फाइंड आउट करें तो आप उसके हिसाब से प्रोस्पेक्ट लिस्ट को रेडी करना शुरू करें, ताकि आप उसके अंदर एंट्री करना शुरू करें, और एंट्री करने के साथ साथ आप उसको प्रॉपर तरीके से फैक्ट फाइंडिंग में जाइए, और उसके बाद आपको फॉलोअप में जाइए। जो रिकॉर्डिंग है वो भी मिलेगी दोस्तों, रिकॉर्डिंग मिलेगी, कुछ समय का उसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा रिकॉर्डिंग का। जो भी सेशन है वो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा सेशन का। और वो जो रिकॉर्डिंग में मिलेगी वो भी आपको एप्लीकेशन के अंदर ही मिलेंगी, राइट। तो एप्लीकेशन में ही आपको मिलेगा, सारी चीजें आपको एप्लीकेशन के अंदर आने वाली हैं। आपको मेंटरशिप का भी एप्लीकेशन के अंदर ही रहने वाला है, कंसेप्ट भी एप्लीकेशन में रहने वाला है, प्रेजेंटेशन भी एप्लीकेशन में रहने वाला, रिकॉर्डिंग भी एप्लीकेशन में रहने वाला। तो हर एक चीज आपको एप्लीकेशन के अंदर ही मिलने वाली है, राइट। ये कोर्स रहने वाला है 1 साल के लिए। हर महीने में 2 सेशन होंगे, सेकेंड एंड फोर्थ फ्राइडे को सेशन रहेंगे हमारे। तो ऐसे 12 महीने में 24 सेशन होने वाले हैं दोस्तों। और पूरे 24 महीने तक आपके साथ आपका बिजनेस एक्स का एप्लीकेशन रहेगा, जिसका भरपूर उसका यूज कर सकते हैं, राइट। तो हर महीने 2 बार रहेगा। ये 2 सेशन तो मैंने ऑफिशियली बोला है। सेशन के बाद में कुछ और जो वो बातें हैं वो मैं आपको सेशन वहां हमारे जो सेशन रहेगा उसमें बताऊंगा। फिर भी मैं आपको मोटा मोटा ये बताऊं कि यहाँ पर एक पर्सनल काउंसलिंग की भी बात रहने वाली है, क्योंकि जब मैं मेंटरिंग करूंगा और उस मेंटरिंग में यदि आपका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो रिजल्ट नहीं आने की वजह क्या है, तो उसके लिए फिर मुझे आपसे जो बात करनी रहेगी तो वो मेरा आपको 1-to-1 रहेगा, राइट। वो पब्लिकली नहीं रहेगा, और उसके लिए कोई चार्ज पे नहीं करना। जब आपसे 1-to-1 बात करूंगा तो वो भी हमारा जूम सेशन रहेगा। पहले से हमारी मीटिंग डिसाइड रहेंगी। उस जूम सेशन में मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स रहेंगी जो आप पब्लिकली नहीं बोल सकते, वो आप मुझे जब बात करेंगे तो मैं आपको 1-to-1 वो आपको डाउट क्लियर करके दूंगा। तो ऐसा मेरा वो भी सेशन रहेगा, लेकिन वो हर महीने नहीं रहेगा, जब जरूरत पड़ेगी तब रहेगा। यदि मैं हर महीने करूंगा तो फिर पार्टिसिपेंट हर हफ्ते करने लगेगा, तो वो हर महीने हर हफ्ते नहीं रहेगा। जब नीड होगी तभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें मिलते हैं दोस्तों। तो जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है कोर्स के लिए, वो अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और अदरवाइज हमारा फ्री सेशन वेडनेसडे को है, तो आप जरूर उसमें आइए। तो मिलते हैं हमारे नए सेशन में दोस्तों। जब तक के लिए धन्यवाद। और ईश्वर से प्रार्थना कि ये साल आपका कुछ बदलाव के साथ बेहतर हो, ये मेरी कामना है, शुभकामना है। तो जय हिंद, जय भारत।